नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम। 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम, वो हम आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम proposed by Whittaker 1969, wherein they suggested the 5 kingdom classification: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लेंटी। देखिए, इससे पहले हम जो लेसन था, ठीक है, सेकंड जो लेसन था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने पढ़ा था कि विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में दिया था। और विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें 5 जो थे किंगडम्स उन्होंने डिवाइड किए थे, ऑर्गेनिम्स जो थे 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। और ये किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लेंटी। ओके, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं समझने में। सिंपली दे रखा है कि विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में, उन्होंने किस तरह से जो था 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिम्स को डिवाइड किया था, और वो यहाँ पर नेम दे रखे हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लेंटी। ठीक है, चलिए। देन इन दिस चैप्टर वी विल डील इन द डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद द किंगडम प्लेंटी, पॉपुलरली नोन एज द प्लेंटी किंगडम। अब देखिए, तो अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ऑब्वियसली प्लांट किंगडम है, तो इसमें हम प्लांट किंगडम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और तो चलिए आगे वाला पैराग्राफ देखते हैं। ओके, चलिए मार्कर लेते हैं। वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम. Okay, fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae, though earlier classification put them in the same kingdom. अब देखिए, अगर बात करते हैं कि अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो प्लांट किंगडम है उसमें किस तरह से जो है वहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिले हैं ओवर द टाइम। हमें किस तरह के चेंजेस हमें प्लांट किंगडम में देखने को मिलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं फंजाइज की। ठीक है, फंजाइज जो थी वो उनको भी पहले प्लांट किंगडम में ही इंक्लूड किया गया था। ठीक है, किस बेस पर कि उनमें सेल वॉल होती है। फंजाइज को भी प्लांट किंगडम में इंक्लूडेड थे, पहले फंजाइज भी प्लांट किंगडम में ही इंक्लूडेड थे क्योंकि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसे मेंबर्स मोनेरा के जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो भी प्लांट किंगडम में इंक्लूडेड थे। कुछ प्रोटिस्टा के ऐसे मेंबर जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो भी प्लांट किंगडम में इंक्लूडेड थे। तो वहाँ से हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ चेंज, फिर धीरे धीरे जो है क्लासिफिकेशन चेंजेस आए और प्लांटी जो किंगडम में इनको रखा गया था, फंजाइज के कुछ मेंबर्स को, मोनेरा, प्रोटिस्टा जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी इसलिए उनको इंक्लूड किया गया था। तो उनको वहाँ से अलग मतलब अलग जो है उनकी अलग किंगडम उनको रख दिया गया। फंजाई अलग किंगडम बना दिया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा अलग अलग किंगडम्स बना दिए गए। तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन था उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलता है कि किस तरह से प्लांटी से फिर इनको एक्सक्लूड किया गया और अलग किंगडम में इनको रखा गया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जो था उसमें हमें अभी जो हम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो पढ़ते हैं उसमें किस तरह से जो था फिर फंजाई को, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को अलग अलग किंगडम्स दिए गए और जो कि पहले प्लांटी किंगडम में इंक्लूडेड थे। ठीक है, चलिए। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन जो था उसके अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि किस तरह से हम जो बात करते हैं एल्गी की, तो एल्गी में ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है वो एक टाइप की एल्गी है, बट उसके जो करेक्टरिस्टिक्स थे, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो थे उसके करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल प्रोकैरियोट्स थे, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है प्रोकैरियोट सेल्स होती हैं, तो उसको किस में रखा गया? मोनेरा में रखा गया। तो जिसको कि एल्गी में इंक्लूडेड थी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम एल्गी में रिफर करते थे, उसको जो है साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं और उसको हम मोनेरा में रखते हैं, है ना। उसका बिल्कुल अलग किंगडम हो गया। मोनेरा में जो है ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा जाता है। ठीक है, चलिए। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब प्लेंटी अंडर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब हम यहाँ पर जो प्लेंटी किंगडम है उसके अंदर एल्गी को जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया इस चैप्टर में। तो हम प्लेंटी में किस किस को इंक्लूड करेंगे? एल्गीज हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। तो इनको हम प्लेंटी किंगडम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला पैराग्राफ देखते हैं। ओके, let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. The earlier system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, numbers and shape of leaves. अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन, अगर हम अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अर्लियर जो क्लासिफिकेशन दिया गया था किस बेस पे दिया गया था? वहाँ पर कोई वहाँ पर केवल सिंपल जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स थे, ठीक है, सिंपल जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स थे उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया गया था कि किस तरह के हैबिटेट
में वो रह रहे हैं, किस तरह का कलर है ऑर्गेनिम्स का, किस तरह जो है शेप्स ऑफ द लीव्स किस तरह की है। तो इस तरह से जो था वहाँ पर डिवाइड किया ऑर्गेनिम्स को, यानी कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन जो बेस था वो केवल और केवल सुपरफिशियल जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स थे, मॉर्फोलॉजी करेक्टर्स यानी कि जो आउटर जो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जिन करेक्टर्स को हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग को डिवाइड किया गया था। ठीक है, हम जानते हैं इस बात को, हमने क्लासिफिकेशन वाले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें दे रखा है कि किस तरह से जो था अर्लियर क्लासिफिकेशन जो किया गया था। जैसे हम एरिस्टोटल की बात करते हैं तो वहाँ पे एरिस्टोटल ने किस तरह से जो था टू किंगडम केवल 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था ऑर्गेनिम्स को, है ना, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था ऑर्गेनिम्स को कि एक ऑर्गेनिम्स जो है जो मूव कर सकते हैं और एक जो मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो मूव कर सकते हैं वो तो एनिमल्स में उनको रख दिया गया, और जो मूव नहीं कर सकते प्लांट में रख दिया गया। ठीक है, और फिर उसी बेसिस पर कि जो प्लांट्स जो थे जो उसमें प्लांट में मॉर्फोलॉजिकली जो स्ट्रक्चर्स थे आउटर अपीयरेंस के अकॉर्डिंग उनको जो था हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में डिवाइड कर दिया गया। और फिर एनिमल्स में ये था कि जो रेड ब्लडेड एनिमल्स हैं और जो रेड ब्लड एनिमल्स हैं जिनमें एनिमल्स में रेड ब्लड प्रेजेंट है, जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से केवल कुछ बेसिक जो मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स थे उनके अकॉर्डिंग को डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, देन दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लिनस। अब हम एरिस्टोटल के बाद लिनस पे आ जाते हैं, तो लिनस ने भी वहाँ पर कोई ऐसा वहाँ पर लिनस ने जब क्लासिफिकेशन दिया तो वहाँ पर भी हमें कोई बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने भी सिंपली जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे, ठीक है, उनके हिसाब से और एंड्रोसियम जो स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से, यानी कि जो मेल एंड्रोसियम जो ऑर्गेन था, मेल जो सेक्सुअल ऑर्गेन था उसके अकॉर्डिंग केवल जो है डिवाइड कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया। सच सिस्टम और आर्टिफिशियल, उस सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं, यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि केवल कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी कि मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जिनको क्लासिफाइड करते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम बोल सकते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं, जो कि लिनस ने दिया था। देन दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड on a few characters. Also, the artificial system give equal weightage to vegetative and sexual characters. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. देखिए, अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम की तो वहाँ पे हमें वो जो था वो बिल्कुल हम उसको एक एटिकेट जो था सिस्टम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो लिनस ने दिया था वहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया और जो था सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया। तो दोनों को वहाँ पर इक्वल, यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है, मतलब अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स थे उसमें क्या इंक्लूड करेंगे भाई, लीफ कैसी है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, कलर कैसा है, स्टेम कैसा है, फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी है, फ्लावर में जो है फ्लावर कौन से कलर का है, ये वेजिटेटिव उनके कैरेक्टर्स हो गए। तो सेक्सुअल के जो कैरेक्टर्स थे वहाँ पर दोनों को जो था इक्वल वेटेज दिया गया, जबकि हम जानते हैं कि वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स हैं वो तो जो है डायरेक्टली इफेक्ट हो सकते हैं एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो ये वो एटिकेट सिस्टम नहीं था क्लासिफिकेशन का, क्योंकि वेजिटेटिव अगर बात करें ग्रोथ की, अगर हम बात करते हैं एक दो प्लांट, जैसे बात करें एक ही प्लांट की बात करें तो एक ही जो प्लांट है तो वो हो सकता है कि एक प्लांट है, 2 प्लांट है, एक ही स्पीशीज़ है, ठीक है, लेकिन उसमें हो सकता है कि किसी प्लांट की लीफ छोटी है और किसी की बड़ी है। जिसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिला उस प्लांट ने अच्छे से ग्रो किया, उसमें लीफ अच्छे से ग्रो हुई, स्टेम अच्छे से ग्रो हुआ, अच्छे से उसमें फ्रूट जो था ग्रो किया। बट अगर बात करें दूसरे प्लांट की जिसको अच्छे से, जो कि वहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं मिला या एनवायरमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं थी, फेवरेबल नहीं थी, तो वहाँ जो थी लीफ का साइज छोटा हो गया, कलर अलग हो गया, तो क्या वो दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हो गई? नहीं, वहाँ पर वेजिटेटिव स्पीशीज़ दोनों एक ही थी, लेकिन वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर थे उनके एनवायरनमेंट से इफेक्ट हुए, इसलिए वहाँ पे हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले। तो यहाँ पर जो सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया था और सेक्सुअल कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया था, दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया था, जो कि एटिकेट नहीं था, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ईजिली जो है एनवायरनमेंट से इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। तो हमने देखा, यहाँ तक हमने बात की कि ठीक है वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट, जो फैक्टर्स होते हैं उनसे इफेक्टेड होते हैं। तो उसी तरह से ये तो हो गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को जो है इंक्लूड किया गया। फिर हम नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। चलिए इसको देखते हैं, लाइन में क्या दे रखा है। दिस एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स
developed which were based on natural affinities among the organisms and consider not only the external features but also internal features like altered structure, anatomy, embryology. Okay. चलिए मार्क कर लेते हैं. सो स्ट्रक्चर और एनाटॉमी, एम्ब्रोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. अब देखिए वहाँ बात करी हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, जहाँ पर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को लीनियस ने इंक्लूड किया और कुछ जो थे सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया था. लेकिन हम बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन की. तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ जो इंटरनल फीचर्स हैं, ऑर्गेन्स के एक्सटर्नल फीचर्स के साथ जो इंटरनल फीचर्स हैं, जैसे हम उसकी अल्टर स्ट्रक्चर की बात करें, डिटेल में जो उसका डिटेल अंदर की जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेन्स का, एम्ब्रियोलॉजी है उसकी, एम्ब्रियो का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से एम्ब्रियो वहाँ पर डेवलप हो रहा है, किस तरह से जो स्टेप प्रोसेस चल रही है वो इंक्लूड करते हैं. फाइटोकेमिस्ट्री हम इंक्लूड करते हैं. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इंटरनल जो फीचर्स को भी इंक्लूड करते हैं हम नेचुरल क्लासिफिकेशन में. ठीक है, ना कि हम एक्सटर्नल फीचर्स, साथ ही साथ हम इंटरनल फीचर्स को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम एनाटॉमी देखते हैं ऑर्गेन्स की, अंदर की जो सेल की स्ट्रक्चर है वो किस तरह की है, पूरा एनाटॉमी यानी कि जो ऑर्गेन्स है उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है, पूरी इंटरनल जो इसकी स्ट्रक्चर है वो पूरा हम इसमें स्टडी करते हैं. एम्ब्रियोलॉजी हम स्टडी करते हैं. फाइटोकेमिस्ट्री को जो कई तरह के फीचर्स को हम इंक्लूड करते हैं. ठीक है, जो कि डिफरेंस है किससे, नेचुरल क्लासिफिकेशन किससे डिफरेंट है, आर्टिफिशियल नेचुरल क्लासिफिकेशन डिफरेंस है. ठीक है, सच एज क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर. अब देखिए, तो हमने देखा कि आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन था वो लीनियस ने दिया था, और जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, बेंथम हुकर ने दिया था. ठीक है, IMP है. ठीक है, इसको आप माइंड में रखेंगे. तो यहाँ हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है उसमें हम किस तरह से जो है टाइम टू टाइम, ओवर टाइम हम चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, एरिस्टोटल से लेकर के फिर देन लीनियस, जो उसके बाद फिर हम बेंथम होकर का जो नेचुरल क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें कि एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं. वो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन वो दिया था बेंथम एंड हुकर ने. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेन्स आर एक्सेप्टेबल. अब देखिए फिर हमें और एक टाइप का क्लासिफिकेशन जिसमें जैसे एट प्रेजेंट में हम जो पढ़ते हैं, एट प्रेजेंट जो स्टडी करते हैं, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक मतलब कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो पूरा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको इंक्लूड करते हैं. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, यानी किस तरह से जो था ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर थे, किससे वो जो है ओरिजिन उनका हुआ है, किस तरह से वो अपने कॉमन फीचर्स को किस किस ऑर्गेनिज्म से अपने एंसेस्टर से जो है शो करते हैं, और इवोल्यूशन जो उनकी इवोल्यूशन में किस किस तरह से जो है एक टाइम के अकॉर्डिंग ऑर्डरली इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है, वो सारे रिलेशनशिप जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में. तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, जिसमें हम इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है, इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है ऑर्गेन्स के बीच में, उसकी हम स्टडी करते हैं. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है क्लासिफाइड करते हैं ऑर्गेन्स को. तो वो एट प्रेजेंट जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को भी हम जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं. चलिए ये हो गया. देन दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर. अब देखिए इवोल्यूशनरी जब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, जब रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे, तो हम देखते हैं कि जो सेम टैक्सा है, ठीक है, हम जानते हैं टैक्सा जो है वो कोई भी, यानी कि टैक्सा तो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, टैक्सा किसको बोलते हैं, वो टैक्सा यानी कि हर कैटेगरी अपने अपने टैक्सा है. तो जो आप टैक्सा की बात करते हैं, तो जो सेम टैक्सा है तो हो सकता है कि उसके इंसेस्टर जो है कॉमन हो, जिनका ओरिजिन जो है सेम एंसेस्टर से हुआ है. ठीक है, तो वो हमें किससे पता चलेगा, जब हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन करेंगे, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की हम कंपैरिजन स्टडी करते हैं, तो हम ये कैरेक्टर्स निकल के आते हैं कि जो टैक्सा है, सेम टैक्सा है, उसका कॉमन एंसेस्टर हो सकता है. ठीक है, चलिए तो उसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं. ओके, वी नो use information from many other sources to help to resolve difficulties in classification. We know use information from many other sources to help resolve resolve difficulties in classification. अब हम जितने भी हम जो रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारी क्या करते हैं, जो हमें जो भी डिफिकल्टीज आती हैं क्लासिफिकेशन करने में, तो उसमें हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि हम वहाँ पर वेरियस करेक्टर्स को लेकर के, वेरियस करेक्टर और वेरियस टाइप्स से क्लासिफिकेशंस को, करेक्टर्स को डिटेल स्टडी करके हम फॉलो करते हैं, तो उससे हमें क्लासिफिकेशन करना ईजी रहता है.
ठीक है, चलिए दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फोसिल एविडेंस। और ये जो फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि उस जब हमें जब ऑर्गेनिज्म का कोई हमें सपोर्टिव कोई हमें फॉसिल एविडेंस हमारे पास नहीं होता है, तो वहाँ पर हम जो है कंपेरिजन इवोल्यूशनरी रिलेशन की हिस्ट्री की स्टडी करके हम इजीली क्लासीफाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। इज दैट क्लियर? चलिए देन बात आ जाती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की। चलिए पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। ओके, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ नाउ इजीली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है। फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी तो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया कि हम जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की हिस्ट्री की जो पूरी स्टडी करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में करते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या करते हैं कि अब देखिए आज के टाइम पे तो पूरा जो है कंप्यूटर सिस्टम है, और कंप्यूटर में डेटाज के अकॉर्डिंग हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, और उस डेटा बहुत सारे कैरेक्टर्स के डेटा को कलेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, और उनकी फिर वहाँ पर क्या करते हैं कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कैरेक्टर्स की। ठीक है, हर करेक्टर को वहाँ पर एक इंपॉर्टेंस करेक्टर मानकर के उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में डेटा को सेव करेंगे, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे यानी कि हंड्रेड्स ऑफ द नंबर्स में हम करेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं और उनकी फिर कंपैरेटिव स्टडीज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, चलिए देख लिया हमने। Numbers and codes are assigned to all the characters and the data are then proceed. In this way, each character is given equal importance and at the same time 100 of characters can be considered. अब यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही दे रखा है, किस तरह से हम डेटा जो है कंप्यूटर में डेटाज को अलग अलग नंबर्स और कोड्स के अकॉर्डिंग जो असाइन करते हैं और उन करेक्टर्स की कंपेरेटिव स्टडीज़ करते हैं, और फिर क्या करते हैं हम उसे इक्वल इंपॉर्टेंस मतलब हर करेक्टर की जो है इंपॉर्टेंस देते हुए और करेक्टर की हम जो है वहाँ पर स्टडीज़ करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। देन साइटोटैक्सोनॉमी। ऑफ कोर्स साइटोटैक्सोनॉमी क्या करेंगे हम, साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर जो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, ऑर्गेन्स की जितनी भी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है कि भाई अब चलिए देख लेते हैं इसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर है, देखिए ये दे रखा है, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड साइटोटैक्सोनॉमी दैट यूजेस द केमिकल constituents of the plants are resolved in confusions or also used by taxonomy these days। अब बात करें वही अब प्रेजेंट डे में हमें कितने सारे जो है एस्पेक्ट्स यानी कि कंपेरिजन करें तो पहले के अर्लियर टाइम से लेकर के और धीरे धीरे जो ओवर टाइम जो चेंजेस आए हैं क्लासिफिकेशन में, धीरे धीरे हमने कई एस्पेक्ट्स को कवर किया है। कई एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए फिर हम क्लासिफिकेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं साइटोटैक्सोनॉमी को भी, जिसमें कि हम क्या करते हैं जो ऑर्गेन्स की ऑल ओवर जो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, साइटोलॉजिकल जो उसका करेक्टर्स हैं कि क्रोमोसोम्स नंबर कैसे हैं, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, किस तरह से उसमें क्रोमोसोम्स नंबर प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो देखते हैं, बिहेवियर कैसा है। ठीक है, जो है बिहेवियर कैसा है क्रोमोसोम्स का, स्ट्रक्चर्स कैसा है। कीमोटैक्सोनॉमी मतलब कि जो प्लांट जो है वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूट है, वहाँ पर केमिकल कंपोजिशन यानी कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप का है, वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सो आर ऑल्सो यूज बाय टैक्सोनॉमी दिस डेज। तो आज प्रेजेंट डेज में हम कई एस्पेक्ट्स को जो है कवर करते हैं टैक्सोनॉमी में, जिसमें हमने देखा फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी को हम कवर करते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को हम कवर करते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी को कवर करते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी को कवर करते हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया ये वाला पैराग्राफ। तो अभी मैं जो है हमने इस वाले लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम एल्गी से स्टार्ट करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।